22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जहाँ पहले सिर्फ सुकून था, वहाँ अब खून का एक नया सफ़ा लिखा गया। 26 लोग सिर्फ कुछ ही पल में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ था, लेकिन सिर्फ गम ही नहीं, गुस्सा भी था। और यही गुस्सा था जिसने 7 मई की रात को एक छोटी सी आग को जन्म दिया। रात को 4:04 पर भारत ने एक ऑपरेशन शुरू करा, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। एक तरफ भारत का यह दावा था कि लश्कर तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद में गिराए गए मिसाइल से एक पाकिस्तानी शहीद हो गया और कई जख्मी हुए। कुछ ही घंटों बाद पाक फौज का जवाब आया, जिसमें 5 भारतीय जंगी तैयारी गिराए गए और भारतीय जवानों को गिरफ्तार किया गया। पहलगाम, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां 22 अप्रैल 2025 को दहशतगर्दों ने 26 जिंदगियां छीन ली। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सवाल है। हम बार बार हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान की जंग में क्यों फंसे रहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि खौफनाक हादसों का सिलसिला कब रुकेगा? दोपहर 2:50 पर 7 से 8 दहशतगर्द बिरसान वैली में घुस जाते हैं, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मजहब के आधार पर इन दहशतगर्दों ने 26 लोगों को अपना निशाना बनाया, जिनमें से 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन और 24 हिंदू थे, जो कि गुजरात, दिल्ली, नेपाल और यूएई से आए हुए थे। मरने वालों में शामिल था एक मकामी कश्मीरी मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह, जो खच्चर चलाता था। जयपुर का नीरज, जो कि 32 साल का था, यूएई में काम करता था, अपनी वाइफ के साथ शिमला में एक शादी अटेंड करके कश्मीर आया था। इसी के साथ साथ नेपाल का सुदीप और इंटेलिजेंस ब्यूरो सेक्शन ऑफिसर मनीष, जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए आया था बिहार से। और 26 साल का नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो हरियाणा से आए थे, जिनकी 26 दिन पहले शादी हुई थी और अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आए थे, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। 17 लोग जख्मी हुए और 12 टूरिस्ट, जिनको पहलगाम के हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया गया, जिनकी हालत अब स्टेबल है। एक वीडियो में एक औरत ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि कैसे वो अपने शौहर के साथ भेलपूरी खा रही थी, जब दहशतगर्दों ने कहा कि ये मुस्लिम नहीं लगते और उन्हें बेदर्दी से गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पुणे के एचआर प्रोफेसर असाफी ने कहा कि सब देखकर उनका परिवार डर कर एक टेंट के अंदर छुप गया, लेकिन दहशतगर्द उधर भी पहुंच गए। उनके वालिद से इस्लामिक कलमा पढ़ने को कहा और वो नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। ना कोई मदद थी, ना पुलिस थी, ना फौज थी। सिर्फ कुछ मकामी कच्चरवाओं ने असावरी और उसकी माँ को, रिश्तेदारों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। 20 मिनट बाद आर्मी ने रेस्क्यू किया, लेकिन जब तक जिंदगी का एक और पल बीत गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले की क्या अभी तक जिम्मेदारी कबूल की गई है या नहीं? जी हाँ, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की जा चुकी है। पाकिस्तान के एक लश्कर तैयबा का शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। 2 साल पहले टीआरएफ ने कश्मीरी जर्नलिस्ट को धमकी दी थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। टीआरएफ के शेख साजिद गुल को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक लश्कर का कमांडर सैफुल्ला कसूरी भी इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 3 दहशतगर्दों का स्केच जारी किया गया है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक आदिल गौरी और पुलवामा का एहसन, जो 2018 में पाकिस्तान गया था, उसका इस हमले में शामिल होने का खदशा है। इन्हें पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ दिखा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अप्रैल में होटल की तलाश के आउटपुट्स मौजूद थे। अगर ये सच है कि एजेंसीज के पास पहले से ही खबर थी, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? क्या ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक फेलियर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। टीआरएफ ने दावा किया है कि यह हमला आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद नॉन कश्मीर लोगों के कश्मीर में बसाने के खिलाफ था। 2025 से लेकर अब तक 83,000 मिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, जो कि कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी को बदल सकते हैं। ये एक और मिसाल है उस जज्बात की जो कश्मीर में चल रहा है। हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि कश्मीर में इस वक्त एक लोकल और एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है जो मोदी सरकार के खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं, और उन्हें पाकिस्तान या किसी और स्टेट की बैकिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत 2024 का इलेक्शन है। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 9, यानी 90 में से 48 सीट्स उन लोगों ने जीती जो मोदी सरकार को पसंद नहीं करते। जम्मू कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन ने बीजेपी को वोट तो दिया, लेकिन कश्मीर वैली ने मोदी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। आर्टिकल 370 हटाया जाएगा, ऑटोनॉमी छीनी जाएगी, तो रेजिस्टेंस तो पैदा होगी। अगर इस रेजिस्टेंस में कोई ग्रुप वॉलेट तरीका अपनाता है तो उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता, इस पर इजहार किया जा सकता है, लेकिन इसका पूरा इंजाम किसी और स्टेट पर डाल देना अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। कांग्रेस भी कहती है कि कश्मीरियों से मशवरा किए बगैर उनकी ऑटोनॉमी नहीं छीनी जा सकती। मीडिया पर इस वक्त पूरी जंग छिड़ी जा चुकी है। इंडिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कह रहा है कि एक के बदले 1000, और इस महाशिवरात्रि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। मोदी जी का इसराइल जैसा एक्शन
और ये ट्रेंडिंग मीम्स जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ साथ ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है कि अगर हुकूमत में हिम्मत नहीं है तो आर्मी से कहे, अगर आर्मी में हिम्मत नहीं है तो हम यूथ से कहे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी यही कहना था कि वो हर एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। I hope not. But so if that's a possibility, what is Pakistan's military doing to prepare itself for any possible We are already conflict? prepared, We don't have to prepare ourselves, We are already prepared for any eventuality, And I इसी के साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि दरिया सिंध के अंदर या तो पानी बहेगा या तो हमारा खून। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। चलें अब हम बात करते हैं भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारियों पर। सवाल ये उठता है, अगर इंडिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और LOC के पास किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो LOC के करीब इतनी कम सिक्योरिटी क्यों मौजूद थी? यही सवाल जब आज तक न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने पूछा तो उसका माइक बंद करवा दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। 2016 में मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? लेकिन कुछ सालों बाद भी हमले रुके नहीं। हमलों की सारी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें 2017, 2018, 2019, 2021, 2024, 2025 के सारे हमलों की डिटेल मौजूद है। मोदी सरकार बिहार में इलेक्शन का इंतजार कर रही थी जब सोशल मीडिया पर लोग कश्मीर की हालत पर गम और गुस्से में थे। प्राइम मिनिस्टर बिहार में इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे थे, वोट जमा कर रहे थे। ये कोई नया तरीका नहीं प्राइम मिनिस्टर का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमलों का इस्तेमाल अक्सर अपने वोट के लिए करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये इंडिया हमले खुद प्लान करता है, इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसे हमले होते हैं तो मोदी और हुकूमत इनका इस्तेमाल वोट भरने के लिए ज़रूर करती है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। We will pursue them to the ends of the earth. इंडियन मीडिया ने इसे एंटी हिंदू प्रोग्राम कहा और RSS से जुड़े ग्रुप ने मुस्लिम्स का बैकआउट करने के लिए कहा। वेल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी RSS से मुताल्लिक ये कह चुके हैं। सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पे आपका कंट्रोल नहीं है? इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। सर आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक यू। डोंट पुश सर, थैंक यू। डोंट पुश, ही इज रिप्लाइंग। PM इमरान साहब आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप विनय नारवाल की बहन ने कहा 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा रहा, अगर आर्मी वहां पहुंचती तो उसे बचाया जा सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। एक छोटा सा बच्चा पूछता है इतना बड़ा अटैक हो गया, आर्मी कहाँ थी? लेकिन सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त गुस्सा ये है कि मुस्लिम दहशतगर्द क्यों हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी हुकूमत से सवाल पूछें, जो कि सिंपल सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इतने सेंसिटिव एरिया में CCTV कैमरे मौजूद क्यों नहीं थे? हेलीकॉप्टर होने के बावजूद 25 मिनट क्यों लग गए? अप्रैल से इनपुट थे तो फिर उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? और सबसे अजीब, एक भी टेररिस्ट अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? LOC के पास जहाँ रोज़ इतनी टेंशन होती है,
वहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल क्यों नहीं थी? आप लोगों को पुलवामा अटैक याद है तो आप लोगों को वो एक स्टेटमेंट भी याद होगी गवर्नर की, जब उन्होंने कहा था कि पुलवामा के वक्त भी गलती हमारी थी। CRPF पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी। क्योंकि 300 kg बारूद 10 दिन तक घूमता रहा और किसी ने भी उसको नहीं पकड़ा, किसी की नज़र तक नहीं गई उस पर। और जब उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को कही तो उन्होंने कहा चुप रहो, इलेक्शन का वक्त है, अब ये सारी बातें पाकिस्तान पर डाल दो। लेकिन ये स्ट्रेटजी कब तक चलेगी? अब 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. पहलगाम के बाद टेंशन का माहौल तो था ही, लेकिन 7 मई 2025 की रात को एक छोटी सी जंग में सब बदल गया। रात को 4:04 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। ये दावा था उसने ये हमला दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के कुछ इलाके जिसमें पंजाब और बहावलपुर के अंदर ये हमला किया गया। These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terror likely to be sent across to India. DGISPR के मुताबिक भारत ने 5 जगहों पर फिजा में मिसाइल दागे, जिसमें मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया और 8 से 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 35 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि उसने भारत के 5 जहाज़ मार गिराए, जिसमें 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 शामिल है और भारतीय कई फौजियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम भारत से बात करेंगे, वो ये जारियाना रवैया बंद करे, लेकिन अगर वो इसको बंद नहीं करते तो हमें सख्त इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक मस्जिद पर रात के वक्त भारत ने 4 मिसाइल दागे, जिसमें से एक शहरी शहीद हुआ और कई जख्मी हुए। सुबह फजर की नमाज लोगों ने उसी मस्जिद में अदा करके इस बात का सबूत दिया कि मुस्लिम कभी मौत से नहीं डरता। भारत ने शुरू में पाकिस्तान के तमाम दावों को झुटलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद भारत ने 3 तैयारों की तस्दीक कर दी, जिसमें 1 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 के गिरने की तस्दीक थी। जबकि भारतीय एयरफोर्स का अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। द हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 तैयारों की तस्दीक की गई, लेकिन धमकियों के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, जबकि वो ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। Mere massive strikes into Pakistan, but Pakistan is also talking about a process where it will hit back. What's the latest situation on ground? Well, Gaurav, obviously a lot of tension. 2-3 things I can confirm to you straight away is that the Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport, and right now I'm in Pampur. Now, as we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force, Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. Right now we won't speculate whose plane is this. Obviously defense officials will come up with clarity on the same, but we've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force and the पाकिस्तान ने जवाबी गोलाबारी की और भारतीय फ़ौज का यह दावा है कि इस शेयरिंग में मकबूजा कश्मीर के 3 शहरी हलाक हुए हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलों को शर्मनाक कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा, ये शर्म की बात है, हमें अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के हमलों के बारे में पता चला। ये दोनों मुल्कों की सदियों से लड़ाई चल रही है, उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades.
and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. ये सब कुछ एक छोटी सी जंग की तरह है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में दहशतगर्दी है, हुब्बुल वतनी, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी जंग? दोनों तरफ से शहरी मारे जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरत का तूफ़ान चल रहा है। क्या ये जंग सच में जीती जाएगी या हारी जाएगी, या फिर दोनों मुल्कों ने अपनी आवाम को एक और दर्द देना है सिर्फ?